हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार एसआरएस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं किसका, केमिस्ट्री का, जिसमें अभी तक हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन सारे डिस्कस कर लिए थे जो मेन टाइप्स होते हैं। अभी थोड़े कुछ और टाइप्स देखते हैं। बेसिकली मेन वही 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और कुछ टाइप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला आता है, ये एक टाइप आता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये बेसिकली मेन टाइप आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसको अलग नाम भी देते हैं। क्यों, जरा देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। The process in which large number of simple small molecules monomers are combined together to form very large molecule polymer is termed as polymerization। बात समझो, देखो बात ये कह रहा है the process in which large number of small molecule, जब छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल बहुत लार्ज नंबर में कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल लार्ज नंबर में जब कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग मोनोमर्स। मोनोमर्स कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलीमर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। समझ में आया कि नहीं? तो जैसे n छोटे छोटे n क्या दिखा रहा है? n ये देख रहा है कि n छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और एक बड़ा n मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना। जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं, यहां समझो, जैसे ये n a मॉलिक्यूल कंबाइन हुए। ठीक है, तो ए इस तरह के n टाइम्स तक ए मॉलिक्यूल कंबाइन हुए। ठीक है, इसीलिए यहां पे क्या लिखा है, ऐसे ये दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि n टाइम्स तक ऐसे कंबाइन हुए। तो ये हो गया आपका पॉलीमर। अगर इसको हम लोग ओपन करके देखें तो कुछ इस तरह के बने, मतलब n मोनोमर्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं और उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बात समझे? देखो इसका सबसे अच्छा, जो हमारा पॉलीथीन नहीं यूज करते हैं, पॉलीथीन समझते होगे, पॉलीथीन। ठीक है, वो बेसिकली एक इथीन आपका मॉलिक्यूल होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH2CH2। ठीक है, वो n मॉलिक्यूल ले आओगे और वो अगर कंबाइन हो गए तो बनाएंगे पॉलीथीन। वही पॉलीथीन जो यूज करते हो आप लोग, प्लास्टिक वाली। ठीक है ना, जैसे CH2CH2 एक मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथीन। इथीन के खूब सारे n मॉलिक्यूल ले लिए, मान लो 200 300 500 1000 मॉलिक्यूल ले लिए, बहुत लंबी चैन होती है ये। ठीक, वो कंबाइन करके, ठीक है, अब ये आपके जो इथीन के n मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह कंबाइन करते हैं, इस तरह। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? पॉलीइथीन। पॉली मतलब बहुत सारे, इथीन मतलब इथीन, बहुत सारे इथीन कंबाइन किए तो इसका नाम हो गया पॉलीथीन। ठीक है, ये एक तरह का पॉलीमर है। पॉलीमर एक ग्रुप है कंपाउंड्स का। ठीक है, उसमें उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। पॉलीथीन जैसे आपका एक होता है, मान लो आपका एक ये कंपाउंड होगा था CH2, ठीक है, CHCl। ठीक है, इसके n मॉलिक्यूल ले लिए तो ये कुछ इस तरह से बनता है CH2 CHCl। ठीक है, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं PVC। ये भी एक तरह का पॉलीमर हो गया। ठीक है, इसका नाम, फुल नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं, पता, ये भी बहुत पॉपुलर यूज है। जो पाइप आपके बनते हैं, प्लास्टिक पाइप्स वगैरह, PVC पाइप्स जिनको बोलते हैं, बेसिकली उनका नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH2CHCl के खूब सारे n मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, इसका अगर नाम बोलेंगे, जो इसका मोनोमर है, इसका नाम होगा क्लोरोइथीन। क्या नाम है? क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन के जब n मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, ठीक है, तब क्या बनाते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है PVC। PVC के पाइप्स वगैरह सुने होंगे ना। ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा जब आप हायर क्लासेस में आओगे। पॉलीमर पूरा एक चैप्टर ही है, तो उसमें पूरे में आप पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ही डिस्कस करोगे। अभी आप समझ गए होगे, झेले नहीं होगे। ठीक है ना,
बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, एक बात समझो कि n छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमर। और वो प्रोसेस क्या बुलाता है, पॉलीमराइजेशन। और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमर। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये एग्जाम्पल हो गया और दूसरा आपका ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्लोरोइथीन से आप पीवीसी बनाते हैं और इथीन से आप पॉलीथीन बना ले सकते हैं। किस प्रोसेस से, पॉलीमराइजेशन। और ये एक एग्जांपल किसका भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी तो है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे कह सकते हो आप, कैसे कह सकते हो, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता है, जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर एक बनाते हैं तो एक से ज्यादा होगा एन मॉलिक्यूल, और बना के एक बना रहे हैं ना, पॉलीथीन बना रहे हैं। तो एक ये अगर पूछा जाए कि ये किसका एग्जांपल है, तो अगर आप पॉलीमराइजेशन लिख दोगे तब भी सही है, कॉम्बिनेशन लिख दोगे तब भी सही है। समझ में आया कि नहीं, पक्का। आपके एनसीईआरटी में तो शायद नहीं है पॉलीमराइजेशन। ओके, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद और हम लोग रिएक्शन को ये आपने सुना होगा एनर्जी के बेसिस पे, और हम लोग नाम देते हैं कि एनर्जी अगर हीट आ रही है, हीट दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें होता क्या है, भाग तो नहीं रहे ना, आराम है, स्पीड। देखो इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी कंटेंट जनरली इन फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी कंटेंट यहाँ रिएक्शन में हम लोग इन फॉर्म ऑफ हीट देखते हैं, हीट भी तो एक तरह की एनर्जी है ना। तो बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन चेंजेस गिव्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका बात समझो, कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास वो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट के टाइम क्या एनर्जी है, उसका क्या टेम्परेचर है, ठीक है, हीट ले रहा है कि दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ले रहा है तो दूसरा नाम होगा, दे रहा है तो दूसरा नाम हो रहा, अगर नहीं कुछ हो रहा है तो इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं। तो देखो दो टाइप के होते हैं एनर्जी चेंज के अकॉर्डिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, या तो हीट कम होगी या ज्यादा होगी, या तो हीट आएगी या फिर जाएगी। अगर इन दो कैटेगरीज में है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये कैटेगरी नहीं मायने रखती है। ठीक है, साफ साफ लिखा है। देखो ऊपर वाली लाइन फिर से पढ़ो, द रिएक्शन इन विच एनर्जी कंटेंट बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन चेंजेस। समझ गए, एनर्जी कंटेंट रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद चेंज हो रहा है। बात समझ रहे हो ना, झेल गए, फिर से समझो। जनरली इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट का फॉर्म हम लोग देखते हैं कि हीट बढ़ी है कि घटी है। देखो तो समझ में आ जाएगा, झेलो मत। और आपने सुना यार एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन 9th में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना बड़ा बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहला टाइप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर बाद में बताते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो कंफ्यूज मत होना, हीट रिलीज अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसी के साथ हीट भी रिलीज हो रहा है, निकल रहा है उसी के साथ, along with formation of heat। ये लाइन पे फोर्स पता क्यों दे रहे हैं, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, along with formation of products are called exothermic reaction। बात समझो, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अगर प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकल रही है इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझे, नहीं समझे फिर से समझो। अब एग्जांपल समझते हैं। देखो ये लाइन और समझो, इन दिस रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट। ये मस्त लाइन है। देखो बाबू, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्या कह रहा है, जिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का एनर्जी होता है वो प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। सर मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, बात समझो। ये हमारा ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, और ये एग्जाम्पल किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो यहां पे हीट निकलेगा। अब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का ज्यादा है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का ज्यादा, सर हमें तो प्रोडक्ट का दिख रहा है, प्रोडक्ट में हीट और है, हीट निकल रही है। नहीं समझे, प्रोडक्ट में हीट निकल रही है, कहां से निकल रही है, रिएक्टेंट फॉर्म कर रहा है ना। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो हीट देता है। हीट कौन, समझ रहे हो, हीट निकल रहा है प्रोडक्ट से,
कम हो रहा है। तो किसका ज्यादा हुआ एनर्जी? रिएक्टेंट का ज्यादा हुआ। कंफ्यूज मत होना इस लाइन को देख के कि प्रोडक्ट प्लस हीट लिखा है, हीट पे ज्यादा है। अरे भैया प्रोडक्ट तो हीट निकाल रहा है ना, तो प्रोडक्ट का तो हीट कम हो गया ना। नहीं समझे यार? देखो फिर से समझो, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे मान लो टर्म रिएक्शन हो रही, लेट सपोज, ठीक, हमें पता नहीं है। अब प्रोडक्ट हमारा मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा है, तो ये बाकी जो 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर की एनर्जी है ये रिलीज कर रहा है ना। समझ में रहा? तो एनर्जी किसकी ज्यादा हुई? रिएक्टेंट की ज्यादा हुई। ऑलवेज रिमेंबर एनटीएससी क्वेश्चन, ओलंपियाड क्वेश्चन यहीं से आते हैं, डेफिनेशन नहीं पूछता है। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझे? झेल गए? फिर से सुनो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। समझ में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है। समझ में आ रहा? प्रोडक्ट की एनर्जी क्या, प्रोडक्ट तो एनर्जी निकाल देता है, उसके बाद बची कहां एनर्जी? तुम ऐसे समझो, हम लॉजिक जा ही नहीं रहे हैं, वो तो एनर्जी निकाल दिया। अरे यार तुम अमीर आदमी हो, ठीक है, हमारे पास अगर पैसे हैं तो हम अमीर हैं, अगर हमने खर्च कर दिए तो कहां से अमीर बचे? गरीब हो गए ना। दो लोग हैं, कंपेयर कर लो, ठीक है? बात समझो, मेरे पास मान लो 20,000 रुपए है, दूसरे के पास भी 20,000 रुपए खर्च कर दिए, उसने खर्च कर दिए, तो जीरो बचा ना उसके पास। बात समझे? नहीं समझ में आया कमेंट मारो, ठीक है? इससे नहीं होगा। आगे आते हैं, ठीक है ना? आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, ठीक है? तो देखो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या कह रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। देखो अभी ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, आगे बात करेंगे। बेसिकली जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, जितना भी कंबशन रिएक्शन है वो आपका कैसा है, वो हमेशा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना? लो देखो कैसे, जैसे अब मान लो आपने मीथेन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंबशन कराया, जलाया, ठीक है? तो CO2 गैस निकलती है और क्या निकलता है? हीट निकलता है। यही आपका बता रहा है, ये बता रहा है कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इधर जो एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट साइड की जो एनर्जी होगी वो कम होगी, किससे? प्रोडक्ट साइड के। किससे कम होगी? प्रोडक्ट साइड से कम होगी, ठीक है ना? तो ये की एग्जांपल हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। तो जितना भी आपका कंबशन रिएक्शन है, कंबशन ऑफ मीथेन देख लिया, कोई भी कंबशन रिएक्शन है, आप कार्बन को बर्न करो ऑक्सीजन में तब भी CO2 बनेगा, प्लस क्या निकलता है, हीट निकलता है कि नहीं? तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। बात समझ रहे हो? अच्छा अब एक मस्त चीज बताते हैं यहीं पे, देखना। सर हमने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, जलाया। क्या किया? जलाया। हीट दे रहे हैं कि हीट ले रहे हैं? सर हीट तो दे रहे हैं और हीट निकल भी रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुआ? इसमें तो हीट दे रहे हैं। अरे देखो हमसे सुनो, कह क्या रहा है, द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या? अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ अगर हीट निकले वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये क्या है? ये बेसिकली हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं रिएक्शन को। क्या कर रहे हैं? इनिशिएट कर रहे हैं, उसके बाद हीट निकल रही है। कंटिन्यूसली थोड़ी आग लगाते रहते हो, समझ में आ रहा कि नहीं? ये इनिशिएशन, हम लोग इनिशिएट करते हैं किसी रिएक्शन को, तो वो हम लोग बर्न कर रहे हैं या फिर उस टेम्परेचर पे ले जा रहे हैं, फिर रिएक्शन इनिशिएट हो गई, फिर देख रहे हैं उसके बाद एनर्जी निकल रहा है किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ, अलोंग विद प्रोडक्ट। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए मैं बता रहा हूं इसका ध्यान नहीं। ऐसे कंफ्यूजन है, सर तो हम तो हीट तो दे रहे हैं, ठीक है, देखो डेल्टा लगाया ना, हीट दे रहे हैं। अभी आपने बोला जब हम ऑक्सीजन मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं हीट दे रहे हैं। बात समझे? यहां कंफ्यूज मत होना। तो देखो ये आपने नाम सुने होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन थे। हम ये बात मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इतने डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। पता है 7वां लेक्चर चल रहा है केमिस्ट्री का, 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है आपका, लेकिन हम कुछ सोच समझ के ही पढ़ा रहे ताकि आप केमिस्ट्री रटो ना, एहसास करो कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होती क्या है, कैसे हमारी डेली लाइफ में यूज होती है और क्या होता है इनका। देखो इसमें देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट आर इसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंबसन
while the presence of oxygen and combustible substance are essential condition for combustion। अब देखो essential condition का मतलब समझते हैं। presence of oxygen and combustible substance are the essential condition of combustion। combustion के लिए essential conditions क्या क्या होती हैं? सबसे पहले जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए, जलना चाहिए। लोहे को रखोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, इससे नहीं जलेगा, ठीक है। तो हम लोग कोयला लेते हैं, ठीक है, कोई अब यहां पे हमने मीथेन लिया, ये कंबस्टिबल है, ठीक है। अब इसेंशियल कंडीशन होना चाहिए, ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन हटा दो तुम लोग, ठीक है। अब क्या करो, लकड़ी ले आओ, उसमें चाहे जितना आग लगाओ, चाहे जितना आग लगाओ, जलेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि उसको कंबस्शन के लिए, जलने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए पर्याप्त मात्रा में। तभी देखो एक्सेस में ऑक्सीजन दी गई है। तो कंबस्शन के लिए हमें दो इसेंशियल कंडीशन होती हैं। पहली होनी चाहिए सब्सटेंस आपका कंबस्टिबल होना चाहिए, बेसिकली जलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है ना। तो ये हो गई इसेंशियल कंडीशन ऑफ कंबस्शन। तो इससे देखो ऐसा नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अब ये बहुत सारी एडिशनल जानकारी है, ठीक है। एक एक चीज नोट करते रहना, जो इसमें नहीं भी लिखा है, हम बोल रहे हैं, पॉज करके नोट करो, नोट करना जरूरी है। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। सबसे पहले आ रहा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब समझते हो, जो हम लोग सांस लेते हैं, बेसिकली जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, कैसे मिलती है? देखो ये भी आपका रेस्पिरेशन भी आपका एक अलग से ही टॉपिक इसमें दिया है एनसीईआरटी में, आप यहाँ समझते हो, यहाँ और समझ में आया। रेस्पिरेशन क्या है? ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज ब्रेकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। कोई भी खाना लो, हम लोग कुछ भी खाएं, वेज नॉन वेज, ठीक, कुछ भी खाएं, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, ठीक है, क्या करता है? हमको एनर्जी देता है। वही एनर्जी, इसका देखो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में भी हमने डेली लाइफ वाले में हमने कहा था, ये डेली आगे पढ़ेंगे चल के, इसको हमने लिया था रेस्पिरेशन प्रोसेस। देखो फिर आ गया डिटेल में। तो देखो ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज देन कंबाइंस विद ऑक्सीजन in the cells of our body and provides energy. This reaction process is called respiration process. तो पहला पार्ट लिखा रेस्पिरेशन इज देन एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी हमको मिलती है। सर कैसे? ऐसे समझो, हम लोग क्या खाते हैं? खाना। खाना हमारा बॉडी में कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। और क्या चाहिए होता है हमको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए होता है जीने के लिए। क्यों? ताकि वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमें क्या प्रोवाइड करे? एनर्जी। और हमारी बॉडी में क्या बनता है? CO2 गैस और वाटर। ये वही एनर्जी है जिससे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ये वही एनर्जी है जिससे आप पढ़ रहे हो, ये वही एनर्जी है जिससे आप चिल्ला रहे हो, ये वही एनर्जी है जिससे आप सो रहे हो, यही वही एनर्जी है जिससे हम खांस रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये एनर्जी, अब बेसिकली इस एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट सुन लो। ये एनर्जी हमको देती है काम करने के लिए, जो जरूरत इसेंशियल, ताकि जो क्षमता होती है वो इस एनर्जी से मिले। अगर ये एनर्जी का हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो एनर्जी हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। तभी कहते हैं उतना ही खाओ जितना पचा पाओ या जितना एनर्जी यूज कर पाओ। कहते नहीं है क्यों दौड़ रहे हो? फैट बर्न करना है, फैट नहीं बर्न करना है। जो फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर है उसको बर्न करना है, ठीक है। क्यों? हम लोग दौड़ेंगे, हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो वो जो स्टोर है फैट के फॉर्म में वो कंज्यूम हो जाएगी, है ना। तो एक मस्त चीज बताएं इसमें, चलो मस्त चीज बताते हैं। देखो मस्त चीज का मतलब बता रहे हैं। देखो मस्त चीज क्या है? जैसे मान लो हम 500 कुंटल के इंसान है, 500 कुंटल ज्यादा हो जाएगा, मान लो हम 90 किलो के इंसान है, ठीक है, 90 kg के हैं, ठीक है। लॉकडाउन का जोश चढ़ा है कि हम अपना वेट कम करेंगे, कैसे बढ़ाएं, कहाँ पहुंचेंगे? 50 kg तक। अब हमने क्या किया? खूब दौड़ने लगे, खूब एक्सरसाइज, डंबल वंबल, जिम विम जाने लगे खूब तगड़े से, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी के लिए हमको लगेगी खूब तगड़ी भूख। मान लो हमने काम किया
ठीक है, 4 रोटी के बराबर काम किया। हम देखो हिंदी में समझा रहे हैं एकदम, रोटी रोटी कंट्रोल कंपेयर करें ताकि आप समझ जाओ। 4 रोटी के बराबर काम किया, 4 रोटी के बराबर एनर्जी चाहिए, हमने 6 रोटी खा ली। बात समझो, 6 रोटी खा रही और काम और एक्सरसाइज हमने 4 रोटी के बराबर किया, तो हमारी 2 रोटी की एनर्जी एक्स्ट्रा बच गई। वो क्या करेगी, वो फैट के रूप में फिर बॉडी में स्टोर हो जाएगी। कहने को तुम एक्सरसाइज कर रहे हैं, यार यार एक्सरसाइज बहुत दिन से कर रहे हैं, मोटापा कम नहीं हो रहा, वेट नहीं लूज हो रहा, कहां से लूज होगा है? जितना करते नहीं उससे ज्यादा खा लेते हो। हमेशा कभी भी तो हमें एनर्जी बर्न करनी है, एक्स्ट्रा जो एनर्जी फैट के रूप में स्टोर करनी है। तभी कहते हैं अगर फैट लूज करना है तो लो कैलोरी फूड खाओ, जिसमें एनर्जी कम हो, ठीक है, जिसमें कैलोरीज कम हो, ताकि वो पेट भर दें, एनर्जी उतनी ना प्रोवाइड करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही होता है इसका कॉन्सेप्ट कि हम लोग तभी कहते हैं, बहुत सारे जो लोग फैट लूज नहीं कर पाते हैं या ये नहीं, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी पे अपना डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। और एक्सरसाइज जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा भूख लगेगा, अगर उतना ज्यादा आप खा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका फैट लूज नहीं होगा। चलो ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई, छोड़ो उसको, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप समझ गए ना। और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल आपने देखे होंगे, आपकी बुक में थे। मैग्नीशियम रॉड, मैग्नीशियम रॉड को जब बंद करते थे तो क्या होता था, डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, वो भी आपका किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का था। क्या था, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या बनता है, प्लस हीट निकलती थी, लाइट निकलती थी। तो ये भी आपका एग्जांपल किसका हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसको बैलेंस कर लो, MgO O2 2Mg 2Mg, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जस्ट अपोजिट होगा, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट्स टू कंप्लीट द रिएक्शन और नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब ये कह रहा कि वो रिएक्शन जिसको कंप्लीट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज यूजुअली लेस देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए उसको एनर्जी और चाहिए, अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो किसका एनर्जी ज्यादा हुआ, रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट का? सीधा सा बात है भाई, प्रोडक्ट का ज्यादा हुआ। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अब इसमें इतना डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, क्यों, देखो बात क्या, उसको एनर्जी और चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है कौन, प्रोडक्ट फॉर्म के लिए, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा हुआ कि नहीं। तो एंडोथर्मिक के केस में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ब्रेकिंग डाउन रिएक्टेंट। ठीक है, तो जितनी भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इनको एनर्जी चाहिए होती है डिकम्पोज होने के लिए, टूटने के लिए। तो ये हमेशा काय का एग्जांपल होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल होती हैं। ठीक है, देखो द रिएक्शन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी आपकी देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करते हैं तो आपका बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बनता है। ये कैसी रिएक्शन है, ठीक है, ये हीट अब्जॉर्ब करता है। तो ये कैसी रिएक्शन है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लर्न नहीं करना है, एक दो आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बताओ, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देख लो, तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटो देखो ये कितनी एग्जांपल हो गए। अब एक रिएक्शन कितने टाइप्स में डिसाइड हो सकती है, एक तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दूसरी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तीसरी इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, गैस निकल रही है। ठीक है, और चौथी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी हो गई आपकी। ठीक है, ऐसे ही आपकी एक और एग्जांपल देखो, N2 गैस ऑक्सीजन गैस के साथ जब कंबाइन करती है तो क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ठीक है, ये भी आपका, ये पहले इसको बैलेंस कर देते हैं, अरे ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जांपल कैसा हो गया,
ये भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ही आप चौथा एग्जाम्पल लिख लो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको ये 1 2 3 थोड़े बहुत याद रख लोगे तो सब एक तो सबसे बड़ी सारी रिएक्शन रिपीट हो रही है। देखो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ाई की ये वाली, ठीक है। अब ये देखो इसमें भी आ गई एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी। तो भाई आप बस ध्यान से देखो कि एक रिएक्शन से आप कितना पढ़ सकते हो, कितना कुछ जान सकते हो। ऐसे ही आपका FeSO4, ठीक है। FeSO4 को जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होती है किसमें, Fe2O3 में, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड में सॉलिड, प्लस किसमें SO2 गैस में, प्लस किसमें SO3 गैस में, ठीक है ना। इसको पहले रिएक्शन बैलेंस जरूर करो। ये भी हम करवा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, किसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने बताया था, ठीक है ना। तो देखो अब आपका ये क्या है, फेरस सल्फेट, क्या है फेरस सल्फेट, ये क्रिस्टल है फेरस सल्फेट के, ठीक है। और ये किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। सब बता चुका हूं फिर से, हमने बताया था एक एक रिएक्शन बार बार आएगी, आपको याद अपने आप हो जाएगी, रटना जरूरत ही नहीं है। इसका याद होगा, ये क्या है फेरिक ऑक्साइड, क्या है आपका फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर याद है कुछ, इसका कलर क्या होता था, कैसा रेडिश ब्राउन कलर था, ठीक है, डार्क ब्राउन बोल सकते हो, डार्क ब्राउन कलर या फिर रेडिश ब्राउन कलर। और क्या निकलता है इसमें SO2 गैस, ठीक है। और कौन सी गैस निकलती है SO3 गैस। और ये कैसी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। ऐसे ही सबसे मस्त चीज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हीट करते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, किसमें टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। इसको भी आपका बता चुके हैं एग्जाम्पल, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइमस्टोन, क्या है लाइमस्टोन। ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपका काय का एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आपके क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या आ जाता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो ऑलरेडी मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बात बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म। एक रिएक्शन के दौरान एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो डेफिनेशन लिख लो, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। किसमें बताए थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज्यादातर आपके प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो कुछ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे NaCl और HNO3 को कंबाइन कराया तो क्या किया, AgCl के साथ कंबाइन कर लिया और NaNO3 के साथ कंबाइन करा, तो यहाँ बन गया सोडियम नाइट्रेट और ये बन गया सिल्वर क्लोराइड, जो सॉलिड होता है और नीचे बैठ जाता है क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। प्रेसिपिटेट को हम लोग डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई झेल नहीं रहा होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पीछे भी करा चुके हैं, तो आप आराम से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आपकी आती है कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिकली ये रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर, एसिड और बेस कंबाइंड होकर सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसेंशियली इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम बोले, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द रिएक्शंस इन विच आइदर acid is neutralized by base or base is neutralized by acid to form salt and water are called
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है, न्यूट्रल कर देना, जो भी उसके ऊपर असर हो, चाहे एसिड का असर हो, चाहे बेस का असर हो, चाहे उसका एसिडिक नेचर हो या बेसिक नेचर हो, दोनों खत्म हो जाना। क्या है, चाहे एसिडिक नेचर हो चाहे बेसिक नेचर हो, दोनों खत्म हो जाना। बात समझे। तो अब देखो, जब एसिड और बेस कंबाइंड होता है तो आपका सॉल्ट बना देता है। सॉल्ट क्या है, ये ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है, और साथ में वाटर बनाता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, HCl आपका क्या है, और हाँ दोनों सॉल्यूशन डाइल्यूट होने चाहिए। भाई देखो एक बात बता दें, कोई एसिड है या कोई बेस है, वो किस पे डिपेंड करता है। एसिड है कितने H+ आयन देगा, कितने H+ आयन देगा। बेस होगा तो कितने OH- आयन देगा। और आपको पता है आयन कब फॉर्म होते हैं, सॉल्वेंट में। यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वाटर में यूज करते हैं। आपको पता है HCl गैस आपकी एसिड नहीं है, जबकि HCl का डाइल्यूट सोल्यूशन, जब HCl गैस को पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाती है। पता है HCl गैस को आपके मुंह पे मार देना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और HCl एसिड का एक बूंद भी आपके सर पे डाल दे तो छेद कर देगा। देख रहे हो, तो एसिडिक नेचर जो बिहेवियर होता है वो हमेशा वाटर में रिप्रेजेंट, वाटर में ही दिखाता है। इसीलिए बोल रहे हैं डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं। तो HCl का एक्वस सोल्यूशन एसिडिक नेचर का होता है, NaOH का एक्वस सोल्यूशन बेस नेचर का होता है। दोनों को कंबाइन करते हैं तो उनका जो नेचर होते हैं दोनों के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, NaCl और H2O बनाते हैं। बेसिकली एसिड जो होता है वो H+ की वजह से होता है, बेस होता है OH- की वजह से, और ये H+ OH- कंबाइन करते हैं, क्या बनाते हैं, H2O, क्या बनाते हैं, वाटर। समझ में आया। ऐसे ही तो बात समझो। तो देखो ये रिएक्शन समझाई गई है अच्छे से। HCl है, जब पानी में जाएगा किस में टूटेगा, H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। देखो ऐसे बेस है, पानी में जाएगा किस में टूटेगा, आयनाइज होगा, Na+ में OH- में। H+ दिखाता है कि एसिडिक नेचर है, ठीक है, OH- दिखाता है बेसिक नेचर है। दोनों कंबाइंड हो गए एक साथ, क्या बना दिया, वाटर। वाटर आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब Na+ बचा, Cl- बचा, ये दोनों कंबाइंड हो गए, सॉल्ट बना लिया। समझ में आ रहा कि नहीं। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई, दूसरी ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, ये इंपॉर्टेंट है। all neutral generally all neutralization reaction are exothermic reaction। acid plus base combine salt and water plus इसमें एनर्जी निकलती है, और ये अच्छी खासी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो इन दिस रिएक्शन पीएच वैल्यू चेंज होती है। पीएच वैल्यूज क्या होती हैं, पीएच वैल्यू आपने सुना होगा, पीएच स्केल, अभी आगे पढ़ाएंगे। एसिड बेस सॉल्ट जब चैप्टर बताएंगे तब इसमें पीएच वैल्यू, H+ आयन, OH- आयन, ये सब उसमें डिटेल में बात करेंगे, यहाँ छोड़ो, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे अब जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये पहला एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है। और एग्जांपल बता देते हैं, ये मान लो आपका फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल जैसे आपका NaOH वगैरह, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CH का होल ट्वाइस। अगेन एक्वस सोल्यूशन जरूरी है, प्लस किसके साथ कंबाइन करेंगे, एसिड के साथ। एसिड क्या है आपका, एक्वस HCl, ठीक है। क्या बनाएगा आपका, ये HOH कंबाइन हो जाएगा, पानी बना लेगा, यहाँ बचेगा Cl, यहाँ बचेगा Ca, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन प्लस पानी, ठीक है। बात समझो, ये तो कैसे बना होगा, बात देखो कैसे समझा। CaOH का होल ट्वाइस है, ये पानी में कैसे बना होगा, Ca2+, क्या है, Ca2+ और 2OH- हो गया। H+ किसमें, HCl किसे, H+ और Cl-। अब क्या किया, H और OH कंपोज वो कंबाइन कर लिया, क्या बना लिया, पानी। अब Ca2+ और Cl- कंबाइन होगा। देखो Ca2+ और Cl- क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 सॉल्ट। ये आपका क्या है, सॉल्ट है। तो ये हो गया आपका क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। इसको बैलेंस करो,
HCl CCl2 तो 2HCl, ठीक है। और क्या हो जाएगा H2H हाइड्रोजन 2 2 4, तो ठीक है। तो ये होगा एक और एग्जांपल आपका किसका, ये एग्जांपल हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका बेस है, OH से पता चल रहा है, ठीक है। सर आपको कैसे पता ये एसिड है बेस है? जब भी किसी पे जनरली OH लगा हो तो वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, जिसमें H आयन लगा हो जनरली वो के कैसे होते हैं, वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। अभी आप यही सीखो छोटे लेवल पे, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपको फिर सही असली वाली डेफिनेशन पता चलने लगेंगी, ठीक है ना। अब देखो अगेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl एक्वस कंबाइन करते हैं, वैसे ही क्या बनाएंगे, HOH मिलके पानी बनाएंगे और ये K और Cl मिलके पोटेशियम क्लोराइड बनाएंगे। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला KCl होता है। अभी आप क्रिस क्रॉस रूल से पता कर सकते हैं कि KCl ही क्यों होता है, ठीक है। इस पर हम डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो देखो अब क्या करेंगे, रिएक्शन बैलेंस कराएंगे, ठीक है। रिएक्शन ऑलरेडी हमें बैलेंस लग रही है। और देखोगे, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ही आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये कैसा नेचर का होगा, ये भी आपका OH लगा है, कैसा होगा, बेसिक नेचर का। अब की बार हम लोग एसिड क्या ले लेते हैं, अब की बार एसिड हमने वही देखो, हम ज़्यादातर अपने 10th क्लास में लेवल में 2 ही तरह के एसिड लेते हैं, एक या तो सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे या फिर HCl लेंगे, ठीक है ना। तो क्या बनाएगा आपका, ये बना देगा H2O और अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो एक आपको H2SO4 के साथ बता देते हैं, ठीक है। H2SO4 के साथ जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH, ठीक है, एक्वस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस। अगेन हमें कोई मतलब नहीं है कौन सा एसिड ले रहे हैं कौन सा बेस ले रहे हैं, हमें पता है हमारा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब देखो सोडियम है सल्फेट है तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट का फार्मूला आप क्रॉस रूल से निकाल सकते हैं, Na2SO4 एक्वस आएगा, हम बता चुके हैं ऑलरेडी। प्लीज़ अब बार बार हम लेक्चर लंबे खिंच जाते हैं, है ना। अब OH और H2 मिला के क्या बनाएगा, पानी। अब उसके लास्ट में क्या करो, हम लोग क्या कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस करवा देंगे। Na2 है तो 2NaOH हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और तो सब बैलेंस लग रहा है, यहाँ पे पानी 2 हो जाएगा। और कुछ तो काफ़ी एग्जाम्पल हो गए, आप आराम से बुक्स में देखिएगा और दिया गया होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली इसमें सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, कौन कंबाइन करता है, एसिड और बेस कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है और एनर्जी निकलती है। ये एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ गए, झेले तो नहीं। अब हम लोग लास्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कौन सा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक्स में तो बहुत छोटा दिया गया, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। बोर्ड वाले चिंता बिल्कुल मत करें, जो पहली डेफिनेशन बताएंगे, जैसे जो ये वाला कॉन्सेप्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट बताएंगे उसी से ही काम चल जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हो जाएंगे। थोड़ा NTSE में इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा डिटेल में टॉपिक चलेगा। वैसे आपका ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, थोड़ा डिटेल में चलेगा, पेशेंस रखना, समझ में आएगा अगर ध्यान से समझेंगे तो थोड़ा ऊपर लेवल तक जाएगा, ठीक है। परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलो तो देखो ओल्ड कॉन्सेप्ट, यही आपके NCERT में खाली ये ओल्ड कॉन्सेप्ट या फिर यही वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है। रियल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है वो दूसरा होता है, जो रियल इसका डेफिनेशन होता है। तो हम दोनों का बात करेंगे, लेकिन आपके NCERT में, आपके स्कूल के या बोर्ड में जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं बताओ? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। और आप ज्यादातर बुक्स में खाली इतना लिखा होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट रियल में और देखा जाए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है उस रिएक्शन में तो क्या वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा? तो क्या देखेंगे? कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर उसमें ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से समझो, देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में जैसे एग्जांपल आप जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। अभी इतना समझो, बाकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, कैसे हम डिसाइड करते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, ठीक है। या फिर दूसरा बात क्या बोल रहा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना किसी सब्सटेंस में, या फिर किसी सब्सटेंस में किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जितना समझ में आ रहा समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आपके समझने के लिए आप सीधे सीधे बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हमने बता दिया, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर दिया। कारण क्या है, मान लो कोई रिएक्शन ऐसी आ जाए जिसमें आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होए ना, तब क्या देखेंगे? तब देखेंगे कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। ये आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का। अभी आगे एग्जांपल लेके और बात करेंगे, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। बात समझे? रिडक्शन जस्ट उल्टा है ऑक्सीडेशन का। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन देखते हैं और ऑक्सीजन का रिमूवल देखते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या फिर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। अब आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है या ज्यादातर बुक्स में क्या लिखा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या लिखा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बात समझे कि नहीं? हमने सारी बातें समझ आ रहे हैं। आपको जो याद करना, जो स्कूल वाले टीचर बताएं आप वो याद कर सकते हैं। बोर्ड में आप जो भी लिख, ये जैसा हम बता रहे हो पूरा का पूरा सही है, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। और यही ओल्ड कॉन्सेप्ट मीन्स मतलब जो आपके 10th के सिलेबस में है, हम उसका बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इस रिएक्शन से समझते हैं। रिएक्शन से कैसे समझेंगे? देखो, आपके पास क्या है? CuO, ठीक है। क्या है आपके पास? CuO है, बेसिकली क्यूप्रिक ऑक्साइड है जो ब्लैक कलर का होता है, ये आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है, H2O बना रहा है। अब देखो, बात समझना, हमारे पास CuO है। CuO क्या बन रहा, किसमें चेंज हो रहा है? कॉपर में चेंज हो रहा है। CuO किसमें चेंज हो रहा है? कॉपर में चेंज हो रहा है। अब देखो, CuO क्या हट रहा है? इसमें ऑक्सीजन हट रही है, तो क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है?
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इधर देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका क्या, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का या क्यूप्रिक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। वो रिड्यूस होके किस में जा रहा है, कॉपर में। किस में जा रहा है, कॉपर में। रिडक्शन किसका हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली H2 देखो, H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। फिर से देखो H2 क्या जा रहा है, H2O। ठीक है, तो क्या है, एडिशन। अब इधर देखो ऊपर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो H2 में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2O का नहीं, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसको, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो देखो इस रिएक्शन देखो, रिडक्शन हो रहा है किसका, इसका, किसका, क्यूप्रिक ऑक्साइड का। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके किस में बन रहा है, पानी में, H2O में। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। समझ में आ रहा, क्लियर, झेले तो नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे देख लो, हम एक और क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, आप देखो, ध्यान से देखना। क्या ये H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, प्लस O2, क्या है, प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। किस में जा रहा है, हम रिएक्शन लिख रहे हैं, आपको पता करना है। 2H2O हम पूरी बैलेंस लिख रहे हैं। ठीक है, 2H2O प्लस 2 सल्फर। अब देखो कैसे पता करेंगे, हम शायद पहले इसको देखेंगे। H2S वाला, ये वाला देखो, H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H2S था, अब S बचा है, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन अब नहीं है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब, जल्दी बताओ, जल्दी। अभी देखो, देखा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का, सल्फर का नहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं पता है तुम लोग यहाँ गलती करोगे, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो फिर दूसरा आता है, दूसरा ऑक्सीजन O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। तो ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रहा है, H2। तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। किसका हो रहा है, H2O का नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। बात समझे, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही आपके NCERT या 10th के बोर्ड के सिलेबस में यही वाला डेफिनेशन है और यही वाला आपका कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से आपकी सारी रिएक्शन हो जाएंगी। अब देखो जो रियल में डेफिनेशन होती है, जो रियल में हम लोग पढ़ते हैं और आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो देखो वो होती है जिसको बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ये क्या होता है, ये देखो आके, यही मेन है, ये हर जगह फिट बैठता है, कहीं फेल नहीं होता है। इसका मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। इसमें ऑक्सीडेशन का अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एलिमेंट, ठीक है, और इंक्रीज इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बात समझो, आप सिर्फ इतना याद रखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है, और लॉस करेगा क्या आएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, वही बोल रहा है।
और इंक्रीज इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो आप इससे याद कर सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो क्या है, Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना रहा है, Na प्लस। ठीक है, जैसे Na है, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, क्या बना रहा है, Na प्लस। तो इसका क्या हो रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। को सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अभी देखो Fe2 प्लस, तो Fe2 प्लस दिया गया, जरा देखो Fe2 प्लस, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा, 2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन की और कमी, 2 प्लस ऑलरेडी दिखा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। प्लस चार्ज दिखाता है कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन का कमी। 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का कमी, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का कमी, 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन का कमी, और 4 प्लस तो 4 इलेक्ट्रॉन का कमी। आपको 4 प्लस देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन बता रहा हूं मैं, ठीक है, आप इतना समझो। तो यहाँ पे Fe2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, Fe3 प्लस। ये भी तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन का। तो यही तो एग्जांपल हो गए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेन डेफिनेशन जो ऑक्सीडेशन की है, जो कहीं फेल नहीं होगी, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट इज नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। बात समझे, जेल गए, ठीक, यही मेन डेफिनेशन है। इसमें देखो और करके वही उसी को और मॉडिफाई किया गया है। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन etc और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मत कंफ्यूज हो, ठीक है, इतनी सारी डेफिनेशन देख के आप मत कंफ्यूज हो, खाली आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला याद रखो। ये आप लिख सकते हो अपनी कॉपी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, लेकिन आप यही याद रखो, ठीक है। इतना मत टेंशन ही मत लो, हम बता रहे हैं, बस भरोसा रखो, टेंशन मत रखो, इतना ही याद करो, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब इसी के कॉन्सेप्ट से रिडक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। इसमें बोल रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एलिमेंट और इंक्रीज इन निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। जस्ट अपोजिट है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। जैसे आपका Cl है, इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेगा तो क्या बनाएगा, Cl माइनस। क्या माइनस चार्ज क्या दिखाता कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, Cl माइनस। ऐसे ऑक्सीजन माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा, एक और गेन कर लिया तो 2 माइनस इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, किसके, रिडक्शन के। बात समझ गए कि नहीं। तो ये आपका नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली ये एनटीसी ओलंपियाड में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जो मेन याद रखना है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके 10th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। जो आपके हमने सारी डेफिनेशंस बता दी हैं, सारे तरह की, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस होता है, आप परेशान मत होना, हमने सारी तरह की बता दी। आपको जो अच्छी लगे आप वो डेफिनेशन तैयार करो, और हमारे हिसाब से जो डेफिनेशन आपको तैयार करनी है वो 2 की। देखो, एक पहली तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट वाली कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एलिमेंट टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एलिमेंट टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, टू ऑफ एलिमेंट टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एलिमेंट टू ए सब्सटेंस टू कॉल्ड रिडक्शन। ये आपकी 10th क्लास की डेफिनेशन है, ठीक है। और हायर क्लास में सीधे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आपकी मेन डेफिनेशन है, इसके बस अलावा और कुछ मत याद करो, ठीक है। और हमने सारी तरह की इसलिए बताई क्योंकि अलग अलग आपके पास बुक्स होंगी, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सारी बता दी, ठीक है ना। अब एक और टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। नाम समझना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट हैं, एजेंट हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर बाद में इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डेफिनेशन देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन देखो, एनी सब्सटेंस विच एड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने आप तो ऐड हो गया ना, ठीक है, कोई ना कोई ऐड करेगा, ठीक है। अपने आप कुछ नहीं होता है, कोई सामान अपने आप नहीं आता, पहले आप पैसा खर्च करते हो। जैसे हम कैसे, हमारे पास पैसा कैसे आएगा,
कोई हमको देगा, ठीक है, वो हमारे लिए एजेंट की तरह काम। हमको अमीर बनाने के लिए किसी और को खुद गरीब होना पड़ेगा। दूसरे भाषा में देखा जाए, हमारे पास अगर आपको हमसे रुपए लेने हैं तो हम देंगे, तो मेरे पास कम हुआ ना, ठीक है। और आगे अभी पढ़ेंगे और समझ में आएगा। जरा देखो, एनी सब्सटेंस विच एड्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ऐड करता है, या फिर रिमूव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन रिमूव करता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है फ्रॉम अदर सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ना होती है। यही तीन डेफिनेशन हमने यही तीन कॉन्सेप्ट याद करने को बताए थे कि एनी सब्सटेंस विच एड्स ऑक्सीजन। अब देखो, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। LIC बीमा एजेंट से समझो। LIC वाला जो बीमा एजेंट होता है, जो बीमा वाला एजेंट वो खुद का बीमा करता है या लोगों का करता है? खुद का तो बीमा करता नहीं, दूसरों का करता है। तो एजेंट दूसरों का करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रिड्यूस होगा। बात समझना जरा, देखो ये बात हम तो आपको समझा दे रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? या तो ऑक्सीजन ऐड हो, या तो ऑक्सीजन ऐड हो, या फिर क्या हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करें, यही ना होता है। तो कौन करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीजन रिमूव करता है, या हाइड्रोजन ऐड करता है, या इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, ठीक है, सॉरी इसमें आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी, जो ऑक्सीजन ऐड करता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है, या इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है दूसरे सब्सटेंस से, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरे सब्सटेंस होंगे उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। अब देखो, हम अगर किसी को अमीर करेंगे तो खुद क्या होंगे? गरीब होंगे। अगर हम किसी को पैसे देंगे तो मेरे पास पैसों की कमी होगी। अगर मेरे रिस्पेक्ट, अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो अमीर हो रहा है तो हम गरीब हो गए। तो हम अमीर करने वाले एजेंट तो बने, लेकिन खुद तो गरीब हो रहे हैं, समझ? ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या कर रहा है? खुद ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, तो अपने पास से उसको ऐड करके देगा ना, तो खुद लूज करेगा, तो खुद का रिडक्शन होगा उसका, और दूसरों को वो ऑक्सीडाइज करेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बातें मेरी सुनो, लिखना कम है, ये सुनने वाली चीजें हैं। ऐसे नहीं कह रहे एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा भी खींचेगा आज का लेक्चर, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। और एक भी चीज समझ में ना आए, एक भी कुछ भी झेल रहे हो, छोटा छोटा चीज, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ गए? तो अब लास्ट वाला पॉइंट देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गेट रिड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। वही बात कर रहे हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। चलो आगे बात करेंगे, पहले रिड्यूसिंग एजेंट का बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, एनी सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, एड्स हाइड्रोजन और एड्स इलेक्ट्रॉन। उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। और रिड्यूस कैसे करेंगे दूसरे को? या तो ऑक्सीजन रिमूव करें, या तो हाइड्रोजन ऐड करें, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करें। यही ना होता था रिडक्शन का डेफिनेशन, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ना होता था। तो वही बात है, तो कोई ना कोई करेगा ना, ये कोई ना कोई ऑक्सीजन रिमूव करेगा, या फिर कोई हाइड्रोजन ऐड करेगा, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। जो करेगा उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जो करेगा, अगर जो रिड्यूस करेगा तो वो खुद क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स गेट ऑक्सीडाइज इन रिएक्शन। तो बात है वही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या होते हैं? खुद रिड्यूस होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस होते हैं, खुद क्या करते हैं? खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। कंफ्यूज मत होना, समझते चलो, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? दूसरे को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। डेफिनेशन से समझो, चलो डेफिनेशन से समझो। देखो वही एग्जांपल है H2S वाला, ठीक है, उसी को हमने उठाया है, देखते हैं इसमें, बात समझो। H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है? सल्फर में, बात बताई थी हमने।
तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख लो, ठीक है, करवाए थे हम, कहाँ गया, ओल्ड कॉन्सेप्ट में जब बताए थे हम, ठीक है। ये देखो, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जरा फिर आप नीचे देखो, हम बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं और एक एक चीज रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो बोर भी ना हो जाए, कितना स्लो कौन पढ़ाता है, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ लोगे उल्टी नहीं आएगी, ठीक है। देखो H2S, H2S क्या जा रहा है, सल्फर में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो कौन हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, जरा बताओ, कोई ना कोई हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, कौन रिमूव कर रहा है, H2S रिमूव कौन कर रहा है, H2S हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, H2S क्या हो जाएगा आपका, H2S हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, वही बता रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि वो क्या करता है, H2S क्या कर रहा है, H2S क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, और जो हाइड्रोजन रिमूव करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। और अब ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, ठीक है, इसका ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बात समझो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन चेंज हो रहा है H2O में, इसमें हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, सॉरी यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है, वो थोड़ा उल्टा बोल गए हम, ठीक है ना। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन, ठीक है। अब देखो कौन ऐड कर रहा है हाइड्रोजन, कौन ऐड कर रहा है हाइड्रोजन, फिर से बताओ, हाइड्रोजन ऐड कर रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड करके क्या बना रहा है, H2O, क्या हो रहा है। तो अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, रिडक्शन। देखो हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है, बात समझे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो अब ये भी पूछा जा सकता है इसमें ऑक्सीड, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये बताओ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कौन है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का, यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, O2 का। बात समझे, नीचे समझो। ऐसे देखो ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है, किसमें चेंज हो रहा है, कॉपर में, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो रहा है, और खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये कैसे एक्ट करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे काम करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये किसको, अब देखो इसने क्या किया, ऑक्सीजन का रिमूव किया, ठीक है। अब देखो कॉपर, कार्बन, कार्बन किसमें चेंज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन किसमें चेंज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों, यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कैसे एक्ट करेंगे, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ CuO हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी क्लियर, सारी एक एक चीज क्लियर, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बहुत आराम से चीजें बता रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर देखो, देखो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एनी सब्सटेंस which removes oxygen, adds hydrogen और, ठीक है, any substance which removes oxygen, adds hydrogen, ठीक है, और adds electron from other substance is known as
रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा ये तो पढ़ चुके थे, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट गेट ऑक्सीडाइज इन रिएक्शन, ये बात हमने पहले पढ़ ली थी। तो हम लोग वही देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग, बेसिकली देख रहे थे क्या, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए थे। देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली आपका जिंक है। अब ये देखो ये रिएक्शन कैसी लिखी है, ये रिएक्शन लिखी है ZnCu2+। देखो अभी आपको सिर्फ हम इतना बता दें, जब रिएक्शन आयंस के फॉर्म में लिखा जाए उनको आयनिक रिएक्शन बोलते हैं, या आयंस के फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। तो इसको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पता करने हैं, ठीक है। और कुछ नहीं पता करने, सर ये कैसी रिएक्शन लिख दी गई, आपसे लिखवाई नहीं जाएगी, आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, आपसे पूछेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो यहाँ पे Zn है, Zn2+ में जा रहा है, ठीक है। Cu2+ है, Cu में जा रहा है। जरा बात समझना। अब देखो यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन है, ना कोई लूज कर रहा है, अब बता ही नहीं पाओगे। लेकिन हमें पता है Zn है, Zn2+ में जा रहा है। किस में जा रहा है Zn2+ में। Zn2+ में कब जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी ना दिखा रहा है। Zn2+ मतलब जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या हो रहा है इसका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो देखो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जरा देखो जिंक कहां जा रहा है, जिंक जा रहा है Zn2+ में। Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कैसे काम करेगा, एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। अब देखो Cu2+ है, Cu2+ किस में जा रहा है, कॉपर में। किस में जा रहा है, कॉपर में, ठीक है। अब Cu2+ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, Cu मतलब कोई जीरो, कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्या किए, गेन किए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। यही मेन डेफिनेशन है। इसमें आपको किसी का दूसरे का जरूरत नहीं होता, आपको उसकी अवस्था देखनी होती है, किस अवस्था से किस अवस्था में जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसका अगर कॉपर Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है तो ये कैसे काम करेगा, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझे, पक्का, झेलो तो नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन के टर्म में, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन के टर्म में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख सकते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पता कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे वाली में देखो, नीचे वाली क्या है, FeO है, ठीक है। FeO किस में जा रहा है, Fe में। लॉस ऑफ किसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन हो रहा है तो खुद कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अब देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड किस में बदल रहा, CO2। एक ऑक्सीजन थी, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गई, तो एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, CO का। तो CO विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिससे ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म कर रहे हैं। ये हमारा इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम इसी का और डेप्थ में आइडिया देंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं इनका आइडिया देंगे, एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे। कितना देखो लेक्चर आपका लगभग आपका खत्म हो गया है, ठीक है। आधे घंटे का मुश्किल से और टॉपिक बचा होगा, आधा घंटा या 45 मिनट जितना खिंच पाए, ठीक है, उतना और बचा है। चैप्टर आपका खत्म हो गया है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप बहुत ध्यान से समझना। अब आगे के लेक्चर में हम बेसिकली क्या पढ़ाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, और जो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक साथ जब बोलते हैं उनको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलते हैं। ये हो गया मेरा, ठीक है। कुछ इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास किताब हो, रेफरेंस बुक, सब कुछ भी, सब आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जो भी मटेरियल हो वो स्टार्ट कर दो, और एनसीईआरटी को सबसे पहले सॉल्व करो। सबसे पहले एनसीईआरटी को सॉल्व करो, एक एक एग्जाम्पल, एक एक लाइन और एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस का डालो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दें, ताकि हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।